हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, तो आज की रिवीजन क्लास आपकी डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर की शुरू करते हैं आपका सेशन। हाँ सर, कैसे चल रहा है आपकी रिवीजन क्लासेस? सर जल्दी जल्दी करा दो, बस अब तो पेपर सारा हमारे सर पे तांडव कर रहे हैं। अरे ऐसी क्या बात है यार, इतने सारे रिवीजन क्लासेस मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अब कुछ ये तो अंतिम चैप्टर्स बच रहे हैं, और ये तो वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। मेन क्लासेस तो अपन ने ली थी, उसमें पढ़ाई करी थी ना तुम बच्चों ने। हाँ सर, बस रिवीजन आपके साथ कर लेते तो थोड़ा स्पीड से पढ़ाई हो जाती है, और कोई बात नहीं है। आप टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट से हमारा चैप्टर पढ़ शुरू करो, डिमांड एंड रिकवरी। ठीक है बच्चों, आपके कहने में डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर की पेशकश है, और ये अपना चैप्टर नंबर है 19। फटाफट से 19 नोट्स में खोल लेते हैं अपन। ये कौन सा चैप्टर करा? 19, 18, 19 पर सब आता ही होगा डिमांड एंड रिकवरी। ठीक है बच्चों, ये ना आपका डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर। देखो मेरे पास फटाफट से अपने मेन नोट्स पे आ जाओ, और उसमें देखते हैं डिमांड एंड रिकवरी क्या कहता है आपसे। डिमांड एंड रिकवरी क्या है आपके? डिमांड एंड रिकवरी आने से पहले एक बार बोर्ड खोलते हैं, यहाँ पे आते हैं शो कॉज नोटिस। डिमांड से पहले आपके पास क्या था? शो कॉज नोटिस। अब शो कॉज नोटिस आपके पास किस किस वजह से आ सकता है? देखो, शो कॉज नोटिस आने के पीछे रीजन मेनली चैप्टर आपका असेसमेंट है, ठीक है। मेनली आपका चैप्टर असेसमेंट है। आपने असेसमेंट हुआ, आपका चैप्टर क्या आपके आगे आ गया? स्क्रूटनी में आ गया आपका केस। अगर आपका केस स्क्रूटनी में आ गया, या फिर स्पेशल ऑडिट में आ गया, नॉर्मल ऑडिट में आ गया, स्पेशल ऑडिट या फिर ऑडिट में आ गया, ठीक, इन सब वजह से क्या हो सकता है? एक्चुअली इन सब वजह से क्या आपके पास क्या हो सकता है? शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, ये रीजंस होते हैं आपके पास शो कॉज नोटिस आने के। शो कॉज नोटिस आने के बाद अराइज होता है आपका डिमांड ऑर्डर। डिमांड ऑर्डर सर, डिमांड ऑर्डर में क्या करी जाती है? अरे डिमांड करते हैं इसमें डिपार्टमेंट आपसे कि इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए, जो इतने भी डिमांड करी उतने रुपए जमा करा दो, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो डिमांड एंड रिकवरी में अगर अपन ये वाला मेन जो अपना चार्ट है ये समझ लेंगे तो अपना फटाफट से डिमांड चैप्टर पूरा हो जाएगा। सर डिमांड एंड रिकवरी के अलग अलग चैप्टर हैं? हाँ बिल्कुल। पहले शो कॉज नोटिस आएगा। शो कॉज नोटिस में आएगा कि बताओ हम अब आपसे इतने रुपए क्यों ना मांगे। अगर आप वैलिड जस्टिफाइड रीजन देते हो और डिपार्टमेंट से सेटिस्फाइड हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज क्या आ जाएगा? डिमांड ऑर्डर आ जाएगा। डिमांड ऑर्डर आता है, उसके बाद आपके पास तीन रास्ते होते हैं। या तो डिमांड ऑर्डर चुपचाप कर दो पे, जो भी आपसे पैसे की डिमांड करी गई है गवर्नमेंट द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा, वो कर दो आप पे। अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको कहाँ जाना है? फिर आपको जाना है अपील्स में, है ना। कि अगर आपको लगता है नहीं ये तो डिमांड ऑर्डर गलत आ गया, तो जाती है मेरे साथ सरासर एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, सरकार मेरे को लूट रही है, तो आपके पास दिया है ना दरवाजा, आपके दस्तक, आप एक दरवाजे पे दस्तक दे सकते हो जिसका नाम है अपील्स। आप जुडिशरी के पास जा सकते हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। और अगर ना आप पे करते हो, ना आप जुडिशरी के पास जाते हो, ठीक, तो फिर आपसे रिकवरी प्रोसीडिंग, जो कि डिमांड एंड रिकवरी का नेक्स्ट नाम है रिकवरी ना, तो रिकवरी प्रोसीडिंग आपसे 3 महीने के बाद, 3 महीने तक आपका गवर्नमेंट वेट करेगी, तो पे कर दोगे या फिर अपील्स में जाओगे। जैसे 3 महीने तक लैप्स हो जाएंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी? आपसे रिकवरी प्रोसीडिंग में चली जाएगी। देखो नीचे नीचे चार्ट के नीचे क्या लिख रखा है? ये ऊपर जो था, ये पूरा डायग्राम जो था, ये ऊपर जो पूरा डायग्राम जो था, ये पूरा का पूरा, ड्रॉप पे आते हैं एक सेकेंड। हाँ, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम था, ये पूरा का पूरा, ये तो था डिमांड को दर्शा रहा है जो, ठीक है। डिमांड दोनों केसेस में आती है, बोनाफाइड और मेलाफाइड दोनों केसेस में आती है, उसको दर्शा रहा है। पर जब डिमांड ऑर्डर आ गया और 3 महीने चले गए, या तो आप पे, या तो डिमांड एंड रिलैक्स, पे करो और मजे करो, ठीक, या फिर अपील्स में चले जाओ फर्स्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के पास, ठीक है ना। वो देखेंगे अपील्स कैसे कैसे जाते हैं, अपील्स वाले चैप्टर वो भी आज ही कर लेंगे क्या सर? हाँ, अपील्स के चैप्टर भी आज अपन कर लेंगे। और अगर आप ना अपील्स में जा रहे हो ना पे कर रहे हो, तो फिर क्या करना है? आप पे रिकवरी प्रोसीडिंग, डिपार्टमेंट आप पे क्या शुरू कर देगी? रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देगी। अगर आप अपील में चले गए तो रिकवरी प्रोसीडिंग पे क्या लग जाएगा? स्टे लग जाएगा सर, स्टे लग जाएगा। मतलब जब भी आप अपील में हो, कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग आपके खिलाफ शुरू नहीं, इनिशिएट नहीं हो सकती, ठीक है ना। मतलब आप तो मतलब बड़े दरवाजे, मतलब सुना है ना, मतलब आप तो क्या है किसी बड़ी अथॉरिटी के पास है, जुडिशरी एकदम बड़ी अथॉरिटी के, हाँ बिल्कुल बड़ी अथॉरिटी, बराबर की पावर रखती है, ठीक। आप उसके पास खड़े हो और मतलब वहाँ पे डिपार्टमेंट अपना थोड़ा चलाना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब जब भी आप अपील्स में होंगे, चाहे अपील्स का केस कितना भी लंबा चले, जब तक रिकवरी प्रोसीडिंग क्या रहेगी? स्टे पे रहेगी, इनिशिएट नहीं हो पाएगी, ठीक। हाँ सर, तो डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में सबसे पहले आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रखा है? बोनाफाइड केसेस लिख रखा है सर। कहाँ पे? अरे मेरे बच्चों यहाँ पे, ये है बोनाफाइड केसेस, ये है मेलाफाइड केसेस। बोनाफाइड और मेलाफाइड केसेस में क्या डिफरेंस है? अरे बोनाफाइड केसेस में अब जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो आपका गिल्टी नहीं है सर। स्टेट ऑफ माइंड मतलब, अरे स्टेट माइंड ऑफ मतलब तुम्हारे दिमाग में गंदगी नहीं भरी हुई, तुमने जो काम किया वो तुमसे गलती से हो गया। अगर गलती से हो गया दैट इज बोनाफाइड केस, ठीक। पर अगर तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड ही गिल्टी था, तुम्हारा इंटेंशन ही गलत था, तो वो क्या हो गया? आपका मेलाफाइड केसेस हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, ये तो आगे बढ़ो आप। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो।
वॉलंटरी पे विद इन 30 डेज ड्यू डेट, क्या लिखा हुआ है, कहाँ पढ़ रहे हो सर, ये पढ़ रहे हो ना मेरे बच्चों, सर ऐसे ऐसे घूम क्यों रहे हो, अरे मेरी मर्जी, आप ध्यान दो, पढ़ा क्या रहा हूँ उस पर ध्यान दो। देखो लिखा हुआ है वॉलंटरी पे विद इन 30 डेज ऑफ ड्यू डेट ऑन बेसिस ऑफ सेल्फ कैलकुलेशन इंटीमेशन बाय द डिपार्टमेंट विच इज डिस्क्रिप्शन बाय डिपार्टमेंट। मतलब आपने पेमेंट पे किया, गवर्नमेंट ने उस पर कुछ विवाद उठा दिया, डिस्क्रिप्शन उठा दिया, ठीक, वॉलंटरी पे विद इन 30 डेज ड्यू डेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ कैलकुलेशन, आपने खुद के बेसिस पे कोई पैसा जमा कराया गवर्नमेंट को, और इंटीमेशन बाय द डिपार्टमेंट विच इज डिस्क्रिप्शन बाय डिपार्टमेंट, फिर गवर्नमेंट ने उस पर डिस्क्रिप्शन उठा दिया, भैया ये तो पैसा ज़्यादा बनता है, इसके हिसाब के क्या जाता है, स्क्रूटनी का केस बन जाता है और शो कोर्ट नोटिस आ जा सकता है। देखो रीजंस ऑफ शो कोर्ट नोटिस लिखा है, सर अभी डिमांड पढ़ा रहे हो क्या, नहीं अभी बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, डिमांड पढ़ाऊंगा ना जब मेन जो चैप्टर हिट करता है इसमें, हाँ अभी तो क्या है प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, अभी खेलेंगे, अभी मेन गेम खेलेंगे। मेन अभी क्या लिखा है, टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, इररेलेवेंटली रिफंडेड, अगर आपने क्या जमा नहीं कराया, कम कराया या गलत तरह से रिफंड मांग लिया, आईटीसी रॉन्ग रेट अवेल कर दिया, आउटपुट टैक्स कम कर दी, इनपुट टैक्स बढ़ा दी, ये भी तो आईटीसी रॉन्ग अवेल्ड है। यूटिलाइज ऑडिट में, स्पेशल ऑडिट में या मे और नॉन ऑडिट में कहीं पे भी आप पकड़ में आ गए तो आपके पास क्या आ जाएगा, शो कोर्स नोटिस, रीजन है आपके शो कोर्स नोटिस के। अब सुनो, अब शुरू कर रहे हैं मेन अपना गेम, ठीक है ना, वर्ल्ड कप का पहला मैच, बोनाफाइड केसेस, ऑफर 1, मतलब अगर डिपार्टमेंट ने आपको सर एक बात और बता दो, गेम मेन गेम का पार्टी के, हाँ तो सर सारी सब जो जितनी चीज़ें बोलूँगा सबके सब इंपॉर्टेंट है। 2 केसेस बताया आपने सर, एक तो बनाया होता है बोनाफाइड केसेस और एक बता रहे हो आप मेलाफाइड केसेस, हाँ बिल्कुल यही बोल रहा हूँ मेलाफाइड। आप बोल रहे हो सर अगर कोई ईयर है 22-23 तो ये यहाँ इसकी एनुअल रिटर्न जाएगी यहाँ पे, तो जहाँ पे भी इस ईयर की फाइनेंशियल ईयर की जब रिटर्न जा रही है उससे 2 साल तक, सॉरी 3 साल तक, उससे 3 साल तक क्या कर सकते हो आप, 3 इयर्स तक क्या कर सकते हो आप, डिमांड ऑर्डर इनिशिएट कर सकते हो। पर डिमांड ऑर्डर भेजने से पहले, मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, अगर डिमांड ऑर्डर भेजने से पहले कितने 3 महीने पहले 3 मंथ बिफोर द डिमांड ऑर्डर आपको क्या भेजना पड़ेगा, शो कॉस्ट नोटिस भेजना पड़ेगा। मतलब शो कॉस्ट नोटिस भेजने की टाइम क्या है, 2 years and 9 months, मतलब 2 साल और 9 महीने के अंदर आपको बोनाफाइड केसेस में शो कॉस्ट नोटिस भेजना ही भेजना पड़ेगा। लेट भेजा तो टाइम बार्ड हो जाएगा, अगर लेट भेजा तो टाइम बार्ड हो जाएगा, फिर कोई भी मतलब नहीं निकलेगा आपके शो कॉस्ट नोटिस का, चाहे तो असीसी उसको रिप्लाई भी नहीं करे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपने कुछ करने की कोशिश करी, अपील्स में गए कि हाँ भाई इसमें तो रिकवरी प्रोसीडिंग पे गए कि भाई इसमें तो मेरे शो कॉस्ट नोटिस को अनदेखा कर दिया, तो वो बता देगा अपने कोर्ट में, बता देगा, ये बात प्रूफ कर देगा कि भैया जो आपका शो कॉस्ट नोटिस आया था वो क्या था, टाइम बेड था, उसकी कोई भी रेलिवेंसी नहीं थी। तो मतलब अगर शो कॉस्ट नोटिस इशू करना है तो टाइम पे ही करना है, और टाइम क्या है बोनाफाइड केसेस में 2 साल 9 महीने फ्रॉम द डेट एनुअल रिटर्न से 2 साल 9 महीने के अंदर आपको शो कॉस्ट नोटिस चला जाना चाहिए, और शो कॉस्ट नोटिस के 3 महीने तक आपका डिमांड ऑर्डर चला जाना चाहिए। सर शो कॉस्ट नोटिस में और डिमांड ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, शो कॉस्ट नोटिस में ये लिखा हुआ होता है कि बताओ हम तुम पे टिप का पैसा क्यों नहीं मांगे, टिप का मतलब टी से टैक्स, आई से इंटरेस्ट और पी से पेनल्टी। सर जरूरी है कि तीनों का पैसा का डिस्क्रिप्शन दे ही रखा होगा, नहीं बच्चों जरूरी नहीं है कि शो कॉस्ट नोटिस में इंटरेस्ट का भी डिस्क्रिप्शन दे ही रखा हो, पर टैक्स का और पेनल्टी का डिस्क्रिप्शन तो दे ही रखा होगा। सर बोनाफाइड और मेलाफाइड केस में पेनल्टी का अमाउंट डिफर कर सकता है क्या, बिल्कुल करता ही है। टैक्स तो क्या है, जो आपको देना था आपने दिया नहीं, इंटरेस्ट क्या है, जो पैसा आपने दिया नहीं उस पर ब्याज लग जाना, ब्याज की रेट अलग अलग हो सकती है बोनाफाइड और मेलाफाइड केस में। बोनाफाइड केस में 18% होती है, मेलाफाइड केस में 24% होती है। पर पेनल्टी तो सर जो टैक्स का अमाउंट है उस पे लगती है पेनल्टी, इंटरेस्ट पे नहीं लगती पेनल्टी। टैक्स के अमाउंट जितना भी टैक्स का अमाउंट है इनटू उसके बराबर क्या लगती है पेनल्टी, से बराबर है कम ज्यादा। देखो बोनाफाइड केसेस अगर है आपका तो 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और ₹10,000, क्या बोल रहा हूं 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और ₹10,000 विच इज हायर। बोनाफाइड केसेस में 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगती है। पर अगर ये केस मेलाफाइड है तो ये 10% का अमाउंट कहां तक चला जाएगा, 100% तक चला जाएगा। 100% ऑफ व्हाट, 100% ऑफ टैक्स। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो और मेलाफाइड केसेस में सर, अगर मेलाफाइड केसेस में अगर आप रिटर्न भर रहे हो 22-23 की, ठीक है, एनुअल रिटर्न आप यहाँ फाइल कर रहे हो, तो इस केस में मेलाफाइड केस में मतलब आपके दिमाग में चोर है, आपके दिमाग में गिल्टी है, तो आपने प्लानिंग अच्छे से करी होगी। प्लानिंग अच्छे से करी होगी तो डिपार्टमेंट को भी टाइम ज़्यादा लगेगा आपकी चोरी पकड़ने में, है ना। चोरी मेरी पकड़ी गई तो, है ना, 5 साल मैं विरोधी झूठी मूठी, वही बात है, चोरी पकड़ी जाएगी तो झूठ मूठ कर रोना ही पड़ेगा, क्योंकि चोरी तो चला के करी थी ना। तो शो कॉस्ट नोटिस इसमें कितने टाइम पहले आ जाना चाहिए सर, इसमें 6 महीने है मेरे बच्चों, इसमें 6 महीने है शो कॉस्ट नोटिस। मतलब मेलाफाइड केसेस में एनुअल रिटर्न से कितना टाइम है, 4 साल 6 महीने टाइम है आपके पास शो कॉस्ट नोटिस इशू करने में, इसमें 2 साल 9 महीने है। शो कॉस्ट नोटिस इशू करने के यहाँ पे 3 महीने बाद जा सकता है डिमांड ऑर्डर, यहाँ 6 महीने बाद जा सकता है डिमांड ऑर्डर, ठीक है।
हाँ सर ठीक है। ये हो गया आपका बोनाफाइड और मैनाफाइड का डिस्क्रिप्शन। अब तो क्या, अब तो कुछ है ही नहीं, नोट्स पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम दी हुई पढ़ेंगे। सर स्कीम दे रही है या पेनल्टी लगा के थप्पड़ मार रही? नहीं नहीं नहीं, थप्पड़ मार रही है पर पुचकार के प्यार से। ठीक सर, कैसे? अभी देखो, सबसे पहले आपकी जो चार्ट खुल रखा है उसकी लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन पे आ जाओ, और लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन पे आके मेरे बच्चों ये देखो, वहां पे बोनाफाइड केसेस की पेनल्टी को एक्सप्लेन कर रखा है, और राइट हैंड साइड पे किसको एक्सप्लेन कर रखा है? मैलाफाइड केस की पेनल्टी को एक्सप्लेन कर रखा है। बोनाफाइड और मैनाफाइड केस की पेनल्टी में थोड़ा सा पेनल्टी के अमाउंट में भी डिफरेंट है। सर थप्पड़ मार रही है, मैंने प्यार से ये बोला था ना आपने? हाँ यही बोला था। तो एक बार बताओ सर, एक सेकेंड, एक बार बताओ, ये प्यार थप्पड़ तो मार रही है पेनल्टी का, प्यार कैसे कर रही है? प्यार कर रही है आपको स्कीम देके कि भैया पेनल्टी का अमाउंट कम हो जाएगा अगर आप हमारी बात मान लोगे तो। एक सेकेंड, चलो क्या बोल रहे थे सर आप बोल रहे थे कि सर थप्पड़ तो मार रही है पेनल्टी का और प्यार किससे कर रही है? स्कीम के। स्कीम क्या है? अगर आप शो कॉज नोटिस, डिमांड ऑर्डर, इनके अंदर अभी मैं बता रहा हूँ एक्चुअली टाइम पीरियड, तो कि अगर टाइम पे पैसा जमा करा देते हो, मतलब हमने बस तुमको एक बार बोला और तुमने पैसे जमा करा दिए, तो कम पे पेनल्टी का अमाउंट लगेगा। पर तुम नकटे हो, ढीठ हो, पैसा जमा कराते ही नहीं हो, तो फिर तो जितना पड़ा था ना 10,000 और टैक्स और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, उतना पूरा लगेगा। मतलब पेनल्टी का अमाउंट अगर बात मान लेते हो, टाइम से पैसा जमा करा देते हो तो कम हो जाता है। सर क्यों कम कर रही है? सरकार का इंटेंशन आपसे टैक्स का पैसा लेना है, पेनल्टी का पैसा लेना नहीं है बच्चों। पहली बात तो ये सुनो, अगर सरकार को आप सरकार के टैक्स का पैसा दे देते हो तो सरकार खुश है। सरकार नहीं चाहती, सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके सामने पेनल्टी जैसी कोई बातें हों। मतलब पेनल्टी का सेक्टर जब आएगा तो सरकार को क्या करना पड़ जाएगा यार? क्या करना पड़ जाएगा? सरकार को मशक्कत करनी पड़ जाएगी, और मशक्कत सरकार को करनी पड़ गई तो सरकार को जोर आया। सरकार तो रिलैक्स बैठना चाहती है। ऐसे सरकार बोलना चाहिए टैक्स का अमाउंट इतना है, पेनल्टी तो तुम्हें डराने के लिए है, डरो, हमसे डरो, ठीक, वरना पेनल्टी लगा देंगे। और पेनल्टी का अमाउंट डरा के क्या बोलती है? टैक्स का अमाउंट हमारे टाइम से जमा कराओ तो पेनल्टी के अमाउंट में रिलैक्सेशन तुम्हें दे देंगे। ठीक सर, रिलैक्सेशन कैसे? अब वो समझा दो, काफ़ी कहानी समझा दी। देखो रिलैक्सेशन ऐसे है कि अगर शोकॉज नोटिस आने से पहले या शोकॉज नोटिस आने के बाद, क्या बोल रहा हूं मैं? शोकॉज नोटिस आने से पहले मतलब तुमको खुद को ही पता था कि गलती हो चुकी है, टैक्स का अमाउंट जमा नहीं कराया, हाँ, मतलब गवर्नमेंट के चेताने से पहले या गवर्नमेंट के चेताने के बाद भी, बोनाफाइड केस बता रहा हूँ बच्चों, गवर्नमेंट के चेताने से पहले या गवर्नमेंट के चेताने के बाद भी तुमने टैक्स का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा जमा करा दिया तो पेनल्टी का अमाउंट है जीरो। कितना? जीरो। बचपन में देखते थे ना, हाँ वही। अगर तुमने टैक्स का और इंटरेस्ट का पैसा जमा करा दिया पहले ही या शोकॉज नोटिस आने के 30 दिन के अंदर, क्या लिखा है सर? कहाँ लिखा है सर ये? अरे सर पेन पकड़ो और चार्ट समझाओ। देखो ये लिखा, ऑफर 1 पे टैक्स और इंटरेस्ट, नो पेनल्टी। पेनल्टी नहीं लिख रखी ना? हाँ सर पेनल्टी नहीं रखी। मतलब अगर हम टैक्स या इंटरेस्ट पे करेंगे कब? शोकॉज नोटिस आने से पहले या शोकॉज नोटिस से डिमांड ऑर्डर आने से पहले। मतलब या तो शोकॉज नोटिस आया ही नहीं या शोकॉज नोटिस तो आ गया पर डिमांड ऑर्डर अभी तक नहीं आया, उससे पहले मतलब डिमांड ऑर्डर से पहले हम टैक्स का और इंटरेस्ट का पैसा जमा करा देंगे। तो इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट कितना लगेगा? जीरो। हाँ सर जीरो। ठीक है सर, नो शोकॉज नोटिस, नो पेनल्टी, है ना? इन फुल एंड इन्फॉर्म टू पीओ, इन पार्ट और इन्फॉर्म टू पीओ। ठीक है ना? प्रॉपर ऑफिसर है, इसकी फुल डरो मत यार, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ साथ चलो, डरो ही मत। ठीक है सर, आपने बता दिया कि अगर शोकॉज नोटिस आने से पहले या डिमांड आने से पहले हमने इंटरेस्ट और टैक्स का पैसा जमा कराया तो हम पे पेनल्टी नहीं लगेगी। बोनाफाइड केस बता रहा हूँ, बोनाफाइड में मैक्सिमम पेनल्टी क्या है? 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, पर अगर सर मान लो हम तो निकले नकटे, शोकॉज नोटिस आया, हमने तो उसको हवा में प्लेन बना के उसको उड़ा दिया या नाव बना के पानी में चला दिया। बरसात के दिन है, हमें तो मस्ती आ रही थी, हैं, हमारा बच्चा मन है, हमारा चंचल मन है सर, हम ऐसे सीरियस नहीं रहते, किसी को हम सीरियस लेते ही नहीं। ठीक, आया डिपार्टमेंट में शोकॉज नोटिस, हमने बनाई, उसकी नाव चला दिया, पानी में पहना नहीं, है ना, और गाया नहीं, ये मेरी कश्ती पानी में डूबी, है ना? अरे सच में डूब जाओगे। आगे सुनो, तो फिर क्या? फिर आएगा डिमांड ऑर्डर। अगर डिमांड ऑर्डर तुम्हारे पास एक बार आ गया, देखो ये आ गया तुम्हारे पास डिमांड ऑर्डर आ गया, ये रहा डिमांड ऑर्डर के भी विद इन 30 डेज, शोकॉज नोटिस के 30 दिन के अंदर जमा कर दी तो ठीक है। पर अगर एक बार तुम्हारे पास डिमांड ऑर्डर आ गया, ठीक, तो फिर अब लगेगी पेनल्टी, है ना? अब क्या बोल रहा है वो, देखो अभी भी अगर तुमने टाइम पे पैसा जमा करा दिया, है ना,
मतलब विद इन 30 डेज के अंदर अंदर पैसा जमा करा दिया, फिर कोई भी पेनल्टी तुम्हारे पास बोनाफाइड केसेस में नहीं लगेगी। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? नहीं लगेगी। मतलब सर बोनाफाइड केसेस में तो बहुत रिलैक्सेशन, हाँ तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड गिल्टी नहीं था ना, गलती हो गई ना तुमसे, तो गलती में टैक्स का पैसा थोड़ा छोड़ रहे हैं, इंटरेस्ट का पैसा थोड़ा छोड़ रहे हैं, बस डराने वाला पैसा। अरे जो पैसा आना था वो तो लेंगे ही लेंगे, टाइम से नहीं आया इसलिए इंटरेस्ट भी लेंगे, पर बस तुमने गलती चला के नहीं करी, गलती से हुई है इसलिए पेनल्टी का पैसा छोड़ रहे हैं। बट अगर ये केस मेलाफाइड केस होता तो देखो मेलाफाइड केस होता, शो कॉज नोटिस इशू आ गया तुम्हारे पास, इशू करने के और डिमांड ऑर्डर नहीं आया, शो कॉज नोटिस आया, शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद पर डिमांड ऑर्डर करने से पहले इशू करने से पहले तुमने पेमेंट जमा करा दिया, तो पेनल्टी का अमाउंट, मेहरबान कदरदान साहिबान ध्यान से सुनो, पेनल्टी का अमाउंट 100% ऑफ टैक्स अमाउंट था यहाँ पे, वो घट के कितना सा हो जा रहा है, सिर्फ 15% ऑफ टैक्सेशन टैक्स अमाउंट हो जा रहा है ना, तो सिर्फ 15% ऑफ पेनल्टी लगेगी, तो टैक्स तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और फिर 15% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं जमा कराया तो क्या आ जाएगा आपके पास, डिमांड ऑर्डर, और डिमांड ऑर्डर मतलब शो कॉज नोटिस इशू कराने से पहले करा दिया तो 15%, शो कॉज नोटिस आगे आने के 30 दिन के अंदर जमा करा दिया तो 25% ऑफ टैक्स अमाउंट हो जाएगा, और शो कॉज नोटिस इशू पे नहीं कराया, डिमांड ऑर्डर सच में आ गया, डिमांड ऑर्डर के भी 30 दिन के अंदर अभी भी करा दिया, बच्चों अभी भी करा दिया, तो भी पेनल्टी का अमाउंट 50% और ऐसे सीमित है। तो मतलब सर एक बार ब्रीफ कर दो फटाफट से, हाँ सर रिवीजन क्लास है फटाफट से। अगर बोनाफाइड केसेस है, अगर आपने शो कॉज नोटिस इशू से पहले करा दिया, बाद में करा दिया, डिमांड ऑर्डर के 30 दिन के अंदर करा दिया, कोई भी पेनल्टी का अमाउंट नहीं है। पर अगर ये मेलाफाइड केसेस है, शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले करा दिया तो पेनल्टी का अमाउंट सिर्फ 15% है, शो कॉज नोटिस इशू के बाद कराया पर डिमांड ऑर्डर से पहले तो 25% है, पर डिमांड ऑर्डर आ गया और अभी भी 30 दिन के अंदर पैसा जमा करा दिया तो 50% ऑफ टैक्स अमाउंट है। इंटरेस्ट और टैक्स का पैसा तो ऐसे का ऐसे रहेगा। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमने शो कॉज नोटिस में तो टैक्स और इंटरेस्ट का पैसा अलग लिखा हुआ आया था और डिमांड ऑर्डर में अलग लिखा हुआ गया, हो सकता है क्या? सिर्फ टैक्स के अमाउंट के साथ ऐसा हो सकता है, इंटरेस्ट के साथ ऐसा, मतलब टैक्स के अमाउंट के साथ ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी उल्टा बोल गया, टैक्स के अमाउंट के साथ नहीं बदल सकता पर इंटरेस्ट का अमाउंट बदल सकता है, क्योंकि शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर में टाइम का गैप आ गया और इंटरेस्ट के हिसाब से चार्ज होता है टाइम के हिसाब से, तो इंटरेस्ट का अमाउंट तो डिफरेंस हो सकता है पर टैक्स का पैसा डिफर नहीं हो सकता। गेटिंग इट बच्चों? हाँ सर गेटिंग इट। तो यही था, अरे यही था, डिमांड आपका यही था। चलते जाओ आगे सर, बढ़ते जाओ, ठीक है। ये सर आपने पूरा चार्ट समझा दिया? हाँ ये पूरा चार्ट समझा दिया। टाइम लिमिट ये बता दिया 3 और 5 ईयर बोनाफाइड मेलाफाइड के केसेस में, ठीक है। अदरवाइज प्रोसेसिंग शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड विद इन 2 ईयर फ्रॉम द रेफर्ड बैक केसेस। मतलब रेफर्ड बैक केसेस क्या होते हैं? मान लो तुम्हारे पास डिमांड ऑर्डर बीच में निकल के आया और तुमने अपील्स में चले गए और अपील्स में तुम्हारे अमाउंट, जो डिमांड ऑर्डर था उसमें अमाउंट बदल दिया, तो 2 साल के अंदर अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अदरवाइज प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। 2 साल के अंदर अंदर मान लिया जाएगा कि सारी प्रोसीडिंग खत्म हो गई है। इतना इंपॉर्टेंट क्या सर? नहीं सही। ये पेनल्टी का अमाउंट इंपॉर्टेंट था और शो कॉज नोटिस इशू का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट था बोनाफाइड और मेलाफाइड केसेस में। सर जनरल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जनरल पॉइंट मतलब जनरल बातें है ना, मन की बात, प्रधानमंत्री जी आते हैं ना आपके मन की बात करने, तो हम जनरल बात कर लेते हैं, वो मन की बात करते हैं। जनरल बात में क्या कह रखा है? स्टे पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड इन द कंप्यूटिंग द पीरियड। मतलब अगर शो कॉज नोटिस इशू आते ही आप चले गए अपील्स में, तो स्टे पीरियड तो, और गवर्नमेंट ने लगा दिया स्टे पीरियड, तो किसी भी तरह की कैलकुलेशन में हरदम क्या करा जाएगा? एक्सक्लूड करा जाएगा। इन 3 साल 5 साल में वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, भैया डिमांड ऑर्डर निकाल दिया एससीसी के खिलाफ, उसका बोलने तक का मौका नहीं दोगे, उसको उससे मांग रहे 2 करोड़ और वो बोलते सर आप बोलते चुप, वो बोलते सर आप बोलते चुप। ऐसा थोड़ी ना होता है, उसको बोलने का मौका तो बिल्कुल दिया ही दिया जाएगा। मतलब किसी को सजा सुना रहे हो तो सजा से पहले उससे सफाई पेश करने का मौका तो दोगे ना। अरे पिक्चर तो देखिए ना बचपन में, ठीक। तो एडजमेंट, और तीसरा पॉइंट एडजमेंट 3 टाइम्स मैक्सिमम टू अ पार्टी। मतलब अगर किसी वजह से केस स्थगित हो गया तो मैक्सिमम 3 बार ही हो सकता है, 3 बार से तो केस स्थगित नहीं होगा, फिर डिफॉल्टर पार्टी के अगेंस्ट में केस सुना दिया, फैसला सुना दिया जाएगा। हाँ, डिमांड ऑर्डर विद रीजनिंग एंड नो डबल पेनल्टी फॉर द सेम एक्ट। मतलब अगर आपने किसी एक्ट का उल्लंघन, कॉन्ट्रवेंशन किया है तो इसलिए तो आपके पास डिमांड ऑर्डर आ रहा है, तो आपके पास एक एक्ट की
उल्लंघन पे 2 बार पेनल्टी वसूली नहीं जाएगी। मतलब हेलमेट नहीं पहना तो 1 बार ही चालान कटेगा, हेलमेट नहीं पहना 1 दिन में तो ये नहीं बार बार चालान कटवाते फिर, ऐसा होता है ना। हाँ सर 1 बार कट जाता तो हमें ना कई दिन तक नहीं, अरे कई दिन तक नहीं, वो 1 दिन तक ही वैलिड होता है बच्चों। ठीक, आगे सर आपका कटा, आपको पता है? नहीं, मेरा चालान नहीं कट पाया, हेलमेट तो कई बार हो गया ऐसा। क्यों सर? रिक्वेस्ट से, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अपीलेट ऑर्डर मॉडिफाई, इंटरेस्ट पेनल्टी शैल बी मॉडिफाइड। मतलब अगर आपकी जो अपीलेट अथॉरिटी है वो आपके अमाउंट को, आपके डिमांड ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है क्या? अरे यार बिल्कुल कर सकती है, मैंने बताया ना बराबर की पावर रखते हो तो बड़े डिपार्टमेंट है यार, उनके पास तो बिल्कुल पावर भी है। इंटरेस्ट पेबल इवन इफ नॉट स्पेसिफाइड इन डिमांड ऑर्डर, वो ऐसे बोल रहा है कि अगर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, चाहे डिमांड ऑर्डर में, शो कॉज नोटिस में, चाहे और डिमांड ऑर्डर में इंटरेस्ट का पैसे का बखान बताया हो चाहे नहीं बताया हो, इंटरेस्ट का पैसा तो आपको देना ही देना पड़ेगा। क्योंकि इंटरेस्ट किससे लगता है? टाइम बेसिस पे लगता है, तो टाइम बेसिस हो सकता है ना अलग अलग हो गया हो, इसलिए चाहे वो उन्होंने नहीं बताया तो भी आप अपने आप से पे कर देना। ऐसे नहीं बोल सकते कि शो कॉज नोटिस में तो इंटरेस्ट का पैसा बताया ही नहीं था, हम क्यों दें, ऐसे तुम नहीं बोल सकते हो। आगे सर इतना आराम से क्यों पढ़ा रहे हो? अरे आराम से, तुम्हें भी आराम से पढ़ना है। अबाव प्रोविजन ऑल्सो एप्लीकेबल वेयर इंटरेस्ट इन डिस्प्यूट। अरे मतलब सिर्फ इंटरेस्ट के लिए भी डिमांड ऑर्डर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, यही बात तो है। इतनी सी लाइन में सिर्फ लिख लो इसके आगे, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए भी डिमांड ऑर्डर अराइज हो सकता है। अबाव प्रोविजन पढ़ लिया। सेल्फ असेस लायबिलिटी एज शोन इन अंडर सेक्शन 39, डायरेक्ट रिकवरी विदाउट शो कॉज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर। मतलब रिटर्न भरी है तुमने, टैक्स नहीं जमा कराया, रिटर्न भरी है, टैक्स नहीं जमा कराया, खुद बोल रहे हो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इतनी है, नेट टैक्स टू पे इतना है, और फिर भी जमा नहीं करा रहे। अरे शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर तो जब आते हैं जब तुमने छुपा गए और डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। यहाँ तो तुम खुद बता रहे हो, जब खुद बता रहे हो तो भी शो कॉज नोटिस आएगा, तो भी डिमांड ऑर्डर आएगा। ना सीधे डिमांड ऑर्डर आएगा। मतलब विदाउट इशूइंग एससी एंड डिमांड ऑर्डर डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। और अगर आपने रिटर्न भरी और टैक्स का अमाउंट जमा नहीं कराया तो इस केस में एससीएन और डिमांड ऑर्डर का कोई भी जिक्र नहीं होगा। फ्रॉड चार्ज इम्पोज एपिलेट ऑर्डर असीसी फ्रॉड ऑन एज बोनाफाइड शोकेस शैल बी ट्रीटेड टू बी बोनाफाइड केस। मतलब अगर फ्रॉड चार्ज ऑर्डर इम्पोज करके आपका डिमांड ऑर्डर निकाला गया था, सर क्या बोल गए अब बोल रहा हूँ ना धीरे धीरे, अगर फ्रॉड का चार्ज लगा के आपको मेलाफाइड मान के आपके ऊपर डिमांड ऑर्डर रेज किया गया था, अब हुआ क्या, आपने अपील करी और पकड़ में आया गया कि सामने वाला असीसी से जा वो फाउंड हुआ कि वो ऑनेस्ट था, बोनाफाइड केसेस लगना चाहिए था, तो बोनाफाइड केसेस के हिसाब से शो कॉज नोटिस इशू होना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, जो ओरिजिनल नोटिस शो कॉज नोटिस आया था मेलाफाइड मान के, उसी को क्या कर लेंगे, बोनाफाइड का शो कॉज नोटिस मान लेंगे। सर फर्क क्या है? अरे टैक्स पेनल्टी के अमाउंट में फर्क आएगा ना यार। 10% ऑफ टैक्स अमाउंट ऑफ द विच इज हाई इन केस ऑफ बोनाफाइड केसेस और इन केस ऑफ मेलाफाइड केसेस 100% ऑफ टैक्स अमाउंट इज अ पेनल्टी। ठीक है, ठीक है सर। सेक्शन 76 टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड। अरे नहीं यार, ये तो मैं नहीं बता रहा, ये इतनी सी बात कह रहा है कि सामने वाले से आपने टैक्स पे ले लिया, सरकार को जमा नहीं कराया, या ज़्यादा ले लिया और ज़्यादा पार्ट वाला जमा नहीं कराया, तो ये गलत बात है, ये घोर पाप है। और इस घोर पाप पे आप पे क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी और इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो गवर्नमेंट का पैसा जो आपने कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा दो टाइम टू टाइम। और अगर 5% रेट थी 12% से कलेक्ट कर लिया तो 7% वाला टैक्स का पैसा नहीं है, वो पाप का पैसा है। पाप के पैसा जमा कराने के लिए तो अगले महीने की 20 तारीख का भी इंतजार नहीं करेगी गवर्नमेंट। हाथ तो वह जिस दिन आपकी जेब में आया उस दिन किस दिन जमा करा दो, वरना उसी दिन से आपके पेनल्टी भी लगाएगी और इंटरेस्ट का पैसा भी लगाना शुरू कर देगी। समझ में आ गया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। ओके, आपने तो जमा करा दिया पर सामने वाले से भी ज़्यादा दे दिया तो सामने वाले को रिफंड कर देगी सरकार, अगर ट्रेसेबल है तो। और नॉट ट्रेसेबल है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो पैसा चला जाएगा। सर ठीक है, 7,000 एक्सेस वाला है, 5,000 एक्चुअल बनता था, ले लिया टोटल 12,000, जिसमें से 5,000 बनता था, 7,000 ज़्यादा ले लिया। तो 7,000 जो ज़्यादा ले लिया उसके लिए क्या कह रही है सरकार, क्या प्रोविजंस क्या कह रहे हैं, इट इज़ आउटपुट टैक्स। नहीं, वो आउटपुट टैक्स नहीं है। यूज एज इनपुट टैक्स रेट, सामने वाला मैंने जो उससे तो कलेक्ट कर लिया तो मेरा आउटपुट टैक्स है क्या? नहीं, टैक्स तो वो होता है जो कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन थ्रू एक्ट तो 5% से कहता था, आपने तो 7% ज़्यादा ले लिया, तो ये टैक्स नहीं है। जो टैक्स ही नहीं है सामने वाले उसकी क्रेडिट भी नहीं मिलेगी। यूज ऑफ आईटी फॉर द पेमेंट ऑफ सर्विस 7,000, नो इट इज नॉट एन आउटपुट टैक्स। पेमेंट ड्यू डेट एकदम जैसे ही कलेक्ट कर लिया वैसे की वैसे सरकार को जमा करा दो, अगले महीने की 20 तारीख यहाँ पे ड्यू डेट नहीं आएगी। पेपर इमीडिएटली दैट इज ऑन द डेट ऑफ कलेक्शन। वाओ। और 5,000 के लिए कह रहा है वो तो नॉर्मल, वो आउटपुट टैक्स भी उसकी इनपुट भी मिलेगी, ठीक है ना, और अगले महीने की 20 तारीख को जमा
कराना है। देखो 7,000 के लिए भी शोकोस नोटिस आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है। फॉर 7,000 शोकोस नोटिस अंडर सेक्शन 76 रुपीज 7,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन देयर ऑन कलेक्शन फॉर पेनल्टी, नो टाइम लिमिट विद 1 ईयर डिमांड रिकवरी लेटर आ सकता है। मतलब इस तरह सब कुछ कह रहा है। अमाउंट मे बी एडजस्टेड इफ जीएसटी इफ रिक्वायर्ड। एग्जांपल है, खुद कर लेना। सेक्शन 77 में मैंने कई बार बता दिया है, अगर गलत पॉकेट में पैसा जमा करा दिया तो वहाँ से रिफंड ले लो और सही पॉकेट में पैसा जमा करा दो। बस इतनी सी कहानी, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा। 78 में क्या लिख रखा हुआ है भैया, तुम ना तो अपील में गए, ना तुमने पैसा जमा कराया, अब तुम्हारे खिलाफ होगी, अब तुम्हारा मकान बेच देंगे, जायदाद बेच देंगे, घड़ी बेच देंगे, गाड़ी बेच देंगे। ठीक, रिकवरी शुरू तुमसे करेंगे, कैसे भी करेंगे, चाहे धरा धमका के करेंगे, चाहे बेच बाज के करेंगे, चाहे डिस्ट्रेन करके करेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तलवार अपने मैदान से बाहर आ चुकी है और अब शुरू होगी रिकवरी प्रोसीडिंग। सर रिकवरी प्रोसीडिंग कैसे होती है? 3 महीने बाद होती है। जैसे डिमांड ऑर्डर आया 3 महीने तक का सरकार वेट करेगी, क्योंकि 3 महीने का टाइम होता है अपील में जाने का, तो 3 महीने सरकार को ना चाहते हुए भी वेट करना पड़ता है लाडो। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। Demand of tax dues to be paid in 3 months from the date of service of order. If it is not, then recovery proceeding shall be initiated. ठीक है। However, in exceptional circumstances, देखो recovery proceeding can be initiated within 3 months. भगोड़ा इंसान हुआ तो 3 महीने का इंतजार करेंगे। किंगफिशर के खिलाफ, विजय माल्या के खिलाफ तुमने निकाला डिमांड ऑर्डर। अब 3 महीने उसको पता लग गया भाई डिमांड ऑर्डर आ गया, सरकार मांग रही है 1600 करोड़ या 16,000 करोड़ का जीएसटी का पेमेंट मांग रही है, वो पे करेगा? हैं? चोर है, चोर है भाई, चोर है, भाग जाएगा, इंडिया छोड़ के भाग जाएगा। पता है बंगले का नाम क्या है उसका? लंदन में लेडी वॉक, लेडी वॉक करके बंगले में रहता है किंगफिशर का मालिक आज भी। कौन? विजय माल्या। सारा सरकार का 11,000 करोड़ रुपए के आसपास खाया हुआ है, समझ रहे हो? तो ऐसा आदमी तो भाग जाएगा ना। तो जो आदमी भाग जाएगा उसका भी 3 महीने का इंतजार करेंगे क्या? नहीं सर, उसके लिए तो पहले से रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है बिना 3 महीने का इंतजार किए। ठीक है, अब सेक्शन है 79 रिकवरी मैकेनिज्म। रिकवरी मैकेनिज्म शुरू कैसे होता है? मतलब आपने डिमांड की बात कर ली, डिमांड शोकोस नोटिस बता दिया आपने, फिर डिमांड ऑर्डर आ गया, बोनाफाइड मेलाफाइड केसेस में आ गया। ठीक है, फिर आपने बोला कि या तो फिर पे कर दे तो ठीक, या अपील में चले जाए, अपील का चैप्टर पर पढ़ लेंगे, या फिर वरना क्या होगी, रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू होगी। तो हो गई ना शुरू। अब रिकवरी प्रोसीडिंग में क्या क्या सरकार हथकंडे, क्या क्या तरीके अपना सकती है तुम्हारे से पैसा निकलवाने के लिए, जिनका दबा हुआ पैसा जो तुम दाब के बैठे हो ना फंड लगा के, वो सरकार पैसा कैसे निकलवा सकती है। सर ऐसे ऐसे क्या मतलब? अरे हाँ यार, सरकार का पैसा है वो, मतलब मेरे को ही पूछ रहे हो? हैं, मैं तो तुम्हारा दोस्त इसलिए पूछ लेता हूँ, सरकार से पूछ लोगे क्या सर ये ऐसे क्यों कर रहे हो? एक डंडा लगाएगी, है ना? पुलिस की हेल्प भी ले सकती है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। क्या है रिकवरी प्रोसीडिंग्स मैकेनिज्म? रिकवरी मैकेनिज्म में सरकार सबसे पहले क्या करती है? एडजस्ट फ्रॉम रिफंड। तुम्हारा कोई रिफंड बनता था और सरकार की कोई डिमांड बनती थी, तो तुम्हारा सरकार रिफंड रोक लेगी और तुम्हारा डिमांड उससे रिकवर कर लेगी। फ्रॉम सेल प्रोसीड ऑफ एनी गुड्स दैट इज आफ्टर सीजर एंड कॉन्फिगरेशन। तुम्हारी दुकान पे आएगी, गुड्स को सीजर और कॉन्फिगर करके ले जाएगी, बेच देगी और अपना रिकवरी का पैसा, डिमांड का पैसा उससे रिकवर कर लेगी। रिकवरी फ्रॉम थर्ड पार्टी, मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम तो आए, जेब का वो अंदर का व्हाइट वाला हिस्सा होता है ना, वो उल्टा निकाल के ऐसे बैठ गए, है ना, ये पॉकेट ली और ऐसे निकाल के बैठ गए, ये सर ये तो हैंकी है, ठीक, ऐसे निकाल के खंडन करके बैठ गए सरकार के सामने। लो कर लो, हाथ भी ऊंचे कर लिया, आराम से मजे से बैठ गए, जाओ करना है जो कर लो, पैसे है ही नहीं तो रिकवर कैसे कर लोगे? अरे किसी से तो लेना बनता होगा, बैंक में एफडी पड़ी होगी, डेटर से पैसे पड़े होंगे, इंश्योरेंस से क्लेम आना होगा, सरकार थर्ड पार्टी को पकड़ सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका थर्ड पार्टी को भी ऑब्लाइज कर सकता है कि हाँ भैया कार्तिक सर का जो भी डिमांड पैसे देने ना, अब कार्तिक सर को मत देना, किसको देना? डिपार्टमेंट को देना। सर थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्यों होगी? मतलब बैंक को तो बोल दोगे कि कार्तिक सर के सेविंग अकाउंट में एफडी में जितने भी पैसे पड़े अब वो डिपार्टमेंट के, तो बैंकिंग के खिलाफ मैं केस नहीं कर दूंगा, मैं नहीं बोल दूंगा मेरा पैसा किसी और को कैसे दिया, मेरे से बिना पूछे बे है बे, और फिर बैंक भी मना कर देगी भैया हमारे तो आरबीआई मना करती है, हम तो नहीं देंगे बे, ऐसे लड़ाई कर लिया तुमने, बदतमीजी पे उतर गए। तो डिपार्टमेंट क्या कहती है? हम भाई हमारे पास पावर है, लिखवा के लिया ही है ना, हमारे पास पावर है कि हम ऐसी रिकवरी ले सकते हैं। बैंक को समझाएगी, बिठा के देख हमारे पास पावर है, चुपचाप से कार्तिक सर के अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दे। डेटर को भी बोल सकती है, इंश्योरेंस क्लेम, कोई केस जीतने वाला हूँ, सब तरह से पैसा जहाँ पे से भी मेरी तरफ इन्फ्लो हो सकता था वो डिपार्टमेंट अपनी तरफ उसके रास्ते मोड़ लेगी। सर इंपॉर्टेंट बात थी क्या? बिल्कुल थी, वरना तुम बच्चों को लग जाएगा, तुमसे पूछ लेता ना पढ़ाने से पहले तो तुम बोलते नहीं सर बैंक अकाउंट पे आपके छापा नहीं मार सकती जीएसटी डिपार्टमेंट, वो तो आपका ही पैसा रहेगा, बैंक आपसे पूछे बिना किसी को भी पैसा नहीं देगी। अरे गलत फहमी में हो ना, दे देगी डिपार्टमेंट को।
इसलिए धरती में गाड़ के रखना अपना पैसा, बैंक में जमा मत कराना अगर मन में चोर हो तो, ठीक है। अब और क्या क्या कर सकती है आपकी डिपार्टमेंट, डिस्ट्रेन टू सोल्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब डिस्ट्रेन मतलब पोजेशन में लेके मतलब उस पर डिस्ट्रेन कर देगी, मतलब रोक लगा देगी कि तू ये प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं बेच सकता, क्योंकि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कार्तिक सर एंड कार्तिक सर इज लायबल टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक, तो अगर वो जीएसटी पे नहीं करते हैं तो वो उन डिपार्टमेंट उनकी जमीन बेच के उनसे रिकवरी कर लेगी। पर अगर कार्तिक सर ने ही वो जमीन बेच के पैसे उड़ा दिए, ठीक, तो फिर डिपार्टमेंट कहाँ से कर लेगी रिकवर, इसलिए डिस्टेन कर देती है वो मेरी प्रॉपर्टी को। सर आपकी प्रॉपर्टी को, अरे जो भी मतलब आपका पर्सन असिसी है, ठीक है। ऑथराइज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आईएएस विविंग पावर ऑफ कुर्की टू कलेक्ट टैक्स ड्यूज। डिपार्टमेंट बैठा है जम्मू कश्मीर में, मेरे को जमा ड्यूज था जम्मू कश्मीर का कुछ, जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट यहाँ पे आए मेरे से टैक्स का पेमेंट लेने, वहाँ तो उनकी इतनी पावर चलती नहीं है। तो यहाँ का जो भी आईएएस ऑफिसर होगा, कौन ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसको बोल देगी आईएएस की JNK की गवर्नमेंट बोल देगी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि सर कार्तिक के सर के खिलाफ कोई एक्शन लो और हमें हमारा पैसे निकलवाने में मदद करो। तो वहाँ को उनको मदद मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। रिकवरी थ्रू कोर्ट, रियलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, आपने जो बॉन्ड गिरवी रखवाया था एक्सपोर्ट करते टाइम वो बेच सकती है अगर ऐसा कोई बॉन्ड पड़ा है तो, ठीक। कोर्ट को कैसे बोल सकती है, भैया कोर्ट हमारा ऐसा पैसे दिलवाओ। रिकवरी कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन, डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन जानते हो ना, मेरी दो दुकान तो मेरे से नहीं निकलवा रही तो मेरी ही दूसरी दुकान से भी पैसा लिया जा सकता है। सर लगातार बोले जा रहे हो और है क्या अपने पास बोलने के लिए अलावा भी। सेक्शन 80 में क्या बोलती है, अगर तुम्हारे पास डिमांड का ऑर्डर कोई आ गया, डिमांड ऑर्डर आ गया और 50 करोड़ की डिमांड का ऑर्डर आ गया, तुम बोलोगे अगर 50 करोड़ मैंने दिए तो मुर्गी को एक ही बारी में काट लेना, बस सारा टैक्स का पैसा 50 करोड़ एक ही बारी में लेना, फिर मैं रोज सोने के मुर्गी अंडे नहीं दूंगा। मतलब जो फ्यूचर में मैं टैक्सेस देने वाला था वो दे नहीं पाऊंगा। सरकार ने पूछा क्यों, तुमने बोला दुकान ही बंद हो जाएगी, 50 करोड़ रुपए आज दूंगा तो बिजनेस में पैसे का इतना बुरा क्रंच आएगा कि धंधा ही बंद करना पड़ जाएगा। सरकार ने बोला नहीं, मुर्गी को एक बार में काटना सही नहीं है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा लेते, इससे रोज अंडे देता रहना चाहिए। इसलिए मैक्सिमम चॉइस इंस्टॉलमेंट सरकार आपकी तरफ बांध सकती है। डिपार्टमेंट चाहे तो आपको चॉइस इंस्टॉलमेंट की मोहलत दे सकता है वो डिमांड ऑर्डर का पैसा जमा कराने के लिए। सर डिपार्टमेंट की इच्छा हो तो 20 दे सकता है क्या, हाँ 20, 15, 2, 25 नहीं दे सकता, क्योंकि चॉइस से ऊपर तो लॉ ही अलाउड नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट की खुद की इच्छा है, वो चॉइस में से आपको कितनी भी इंस्टॉलमेंट दे सकती है, पर चॉइस से ऊपर तो नहीं दे सकती क्योंकि आपके लॉ ने ही आपको मना कर रखा है। 81 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड अवॉइड रिकवरी, मतलब मैंने सर पढ़ा भी नहीं, मैं तो इतना से बता देता हूँ कि अगर मैंने कोई गुड फेथ में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, मतलब विदाउट गुड फेथ मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, क्योंकि मेरे को पता था अगर शोकॉज नोटिस आ चुका है, डिमांड ऑर्डर आना बाकी है या डिमांड ऑर्डर भी आ चुका है, फटाफट से प्रॉपर्टी को सस्ते दाम में बेचो और भागो, पैसा लेके भागो, तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने ट्रांसफर करी ना ये वॉइड कही जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही मानी जाएगी। ठीक है। सेक्शन 82 गवर्नमेंट ड्यूज और प्रेफरेंशियल ड्यूज, मतलब गवर्नमेंट का पैसा प्रेफरेंशियल ड्यू है वो पहले पे करना पड़ेगा। सर पहले कितनी, पहले लाइन लगवा दो, हाँ चलो लाइन लगा देते हैं। सबसे पहले पैसा ले जाएगा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एंड कॉस्ट, मतलब जो लिक्विडेटर आएगा उसके खर्चे सबसे पहले देंगे। फिर वर्कमैन ड्यू, गरीब जनता, सुबह कमाया शाम को खाया, ऐसी जनता का पैसा गवर्नमेंट रोक के पहले खुद का पैसा डिमांड कर जीएसटी का पैसा ले ले। नहीं, जो बच्चे इतने गरीब हैं, मतलब जो मजदूर इतने गरीब है जो सुबह कमाते शाम को खाते, तो वर्कमैन ड्यूज में आते, सैलरी नहीं वेजेस, ठीक, तो उनका पैसा पहले दिया जाएगा। फिर फाइनेंशियल डेब्ट्स दिए जाएंगे जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह। फिर जब अनसिक्योर क्रेडिटर की लाइन लगेगी ना, तब गवर्नमेंट अपना पैसा लेने आएगी, तब आगे बढ़ के आएगी, है ना। कौन लड़ेगा शीतल से, तब आएगी अपना छाती चौड़ी करके कि मैं लड़ूंगा, है अब आ गया मेरा 9, अब मैं लूंगा अपना पैसा। फिर डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और सर ये पारी पासों में लिया जाता है। पारी पासों जानते ही होंगे आप, पारी पासों से और होता है रेशियो वाइज चार्ज लगाना इक्वली पोर्शन पे। प्रोविजनल अटैचमेंट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफिसर में होल्ड द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट मैक्सिमम फॉर 1 ईयर, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच, टेम्पररीली कच्चा पक्का अटैच किया जा सकता है, कब तक, 1 साल तक। ठीक है। प्रोसीडिंग मतलब जब आपकी डिमांड रिकवरी की प्रोसीडिंग शुरू है। अब 85 से 94 अपन ने सीखने वाले हैं कि ये तो हथकंडे थे, अरे ये तो तरीके थे कि गवर्नमेंट रिकवरी कैसे कर सकती है। अब 85 से 94 में पढ़ने वाले पैसा देगा कौन बे, अरे देगा कौन, बात शुरू हो गई तो पैसा देगा कौन। सर थोड़ा सा कम चिल्ला लो, अरे यार बच्चों तुम ही बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं एनर्जी से बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत आराम से बोल सकता हूँ, थकता भी तो मैं ही हूँ। ठीक। सेक्शन 85 में क्या लिख रखा है कि अगर आपने गोइंग कंसर्न से कोई भी बिजनेस ट्रांसफर किया है, अगर आपने गोइंग कंसर्न बेसिस पे कोई भी बिजनेस ट्रांसफर किया है मेरे बच्चों, तो उसको वो तो एग्जाम्प्ट होता है सर जीएसटी में, गेट नंबर 5 में वो तो एग्जाम्प्ट होता है, हमको याद आ गया। ठीक है। सप्लाई ऑफ तो माना जाता है उसे गेट नंबर शेड्यूल 2 में, पर वो तो एग्जाम्प्ट भी होता है।
तो इस पे जीएसटी की बात कैसे आ गई? मैं ये नहीं बोल रहा इस पे जीएसटी की बात आ गई। जब कोई चीज़ एग्जाम्प्ट है तो उस पे जीएसटी की बात कैसे आएगी? पर अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर हो गया तो आज ए का था कल बी का हो गया और ए ने कुछ पाप कांड कर रखे हैं, कोई डिमांड ऑर्डर आ गया तो ए पैसा देगा या बी? यही तो पढ़ रहे, पैसा कौन देगा? बे। तो ए देगा या बी? अरे जॉइंट एंड सेवरली लायबल, ए एंड बी बोथ आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द डिमांड एंड डिमांड्स ऑर्डर इशूड बाय द डिपार्टमेंट्स। ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट जॉइंट एंड सेवरली। सेक्शन 87, व्हाट सेक्शन 87 सेज, अगर आपकी दो कंपनी अमालगमेट हुई है, एक यहाँ से, तो ए यहाँ ए कंपनी थी, यहाँ पे वो ए बी कंपनी हो गई, तो ए कंपनी चली यहाँ तक, बी कंपनी भी यहाँ तक, और रेट्रोस्पेक्ट यहाँ पे आके क्या हो गए? वो अमालगमेट हो गए रेट्रोस्पेक्टिवली, यहाँ से रेट्रोस्पेक्टिवली वो अमालगमेट हो गए। तो जब तो इनकी आरसी तो यहाँ तक चली होगी ना, ए की आरसी यहाँ तक चली होगी, बी की आरसी यहाँ तक चली होगी, तो जहाँ तक इनकी आरसी चली है उस पीरियड तक कोई भी डिमांड एंड रिकवरी हो जाती है, दे आर लायबल सेवरली, अलग अलग। पर इस पीरियड के बाद जो भी लायबिलिटी आ जाए तो ए एंड बी बोथ आर लायबल। ठीक है, तो ए एंड बी, ए और बी यहाँ तक लायबल नहीं है सेवरली, यहाँ तक, इनफैक्ट यहाँ तक, आगे तक लायबल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक इनकी आरसी सेपरेट चली होगी, भलाए अमालगमेशन या मर्जर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, बैक डेट से हुआ हो। समझ में आता है? मतलब जब तक आरसी चली, जब तक वो क्या है, इंडिविजुअली लायबल है टू पे देयर डिमांड एंड ऑर्डर्स। ठीक है, सेपरेट लिख रखा है ना, सेपरेट ओन लायबिलिटी ट्रीट एज अ टू टैक्सेबल पर्सन, ए को अलग बी को अलग माना जाएगा। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। डेट कौन सी? 20 जुलाई तक। ठीक है सर। लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, अरे कंपनी बंद हो गई, कंपनी हो गई बंद कंपनी पे कोई डिमांड एंड रिकवरी निकल के आई, क्या कौन देगा पैसा? कंपनी तो बंद हो गई। अरे कंपनी अगर अपनी लॉ में एग्जिस्टेंस करती होती तो उसका करंट अकाउंट होता, कुछ एसेट्स होती उसकी, उससे पैसे ले लेते। पर अब तो कंपनी हो गई बंद, अब कैसा, किससे ले? डायरेक्टर से, कंपनी के डायरेक्टर से पैसा लिया जाएगा बस। और कंपनी को बंद कराने कोई लिक्विडेटर आया होगा, उस पर भी जिम्मेदारी डाली गई, गवर्नमेंट ने उस पर भी जिम्मेदारी डाली कि जब से हे लिक्विडेटर आप अपॉइंट हुए एज अ लिक्विडेटर, तो 30 दिन के अंदर अंदर हमें कौन? हम मतलब हम, भगवान, सरकार, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमें बता देना, इन्फॉर्म कर देना। और अगर हमें इन्फॉर्म नहीं किया ना तुमने तो गलत बात हो जाएगी। क्या लिख रखा है? अकॉर्डिंगली नीचे हे लिक्विडेटर इन्फॉर्म टू द कमिश्नर अबाउट हिज अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज। फिर 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद अंदर तक जब लिक्विडेटर कमिश्नर को बता देगा कि मैं अपॉइंट आ चुका हूँ इस कंपनी को, फलाना दिन का कंपनी को बंद कराने के लिए, फिर 3 महीने का कौन टाइम लेगा? 3 महीने का टाइम लेगा आपका कमिश्नर उस कंपनी में देखने के लिए कि कोई डिमांड ऑर्डर तो नहीं है, और फिर वो किसको भेज देगा? 3 महीने के अंदर अंदर वापस नोटिस किसको भेज देगा? आप पे लिक्विडेटर को। ये है आपका चार्ट। मैंने बताया कंपनी बंद हो गई तो सेपरेट डायरेक्टर उस पर रेस्पॉन्सिबल है, प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन गई तो भी उसका डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबल है टिल डे, तब तक उसने बताया। फर्म, अगर फर्म एंड पार्टनर्स के केस में पार्टनर्स आपके लायबल होंगे अगर फर्म से पूर्ति नहीं हो पाई तो। ठीक है, और रिटायर पार्टनर की जिम्मेदारी होगी, कैसे? रिटायर पार्टनर की जिम्मेदारी होगी कि उसने रिटायरमेंट का टाइम पीरियड के अंदर अपनी रिटायरमेंट की जानकारी सरकार को टाइम पीरियड तक दे दी होगी, तो वो पार्टनर जिस दिन वो रिटायर हुआ वहां तक के लिए लायबल है। और अगर उसने टाइम पीरियड के लिए नहीं दी होगी तो शुरू से फिर वो अब तक के लिए डिमांड एंड रिकवरी के लिए लायबल है। 91 पे ऑफ बिहाफ ऑफ माइनर का को कोई संभाल रहा है तो कौन? गार्जियन, ट्रस्टी, एजेंट। तो ये कौन? इनसे पैसा लिया जाएगा। अगर माइनर के खिलाफ कोई डिमांड एंड रिकवरी ऑर्डर आता है तो फिर उसको डराया धमकाया नहीं जाएगा, डराया धमकाया किसको जाएगा? उसके गार्जियन को, ट्रस्टी को या फिर एजेंट को। अगर कोई हवेली अंडर डिस्प्यूट है और उस पर जीएसटी के पैसे का डिमांड एंड रिकवरी आ जाएगा तो फिर उसको कौन बैंक करेगा? जो भी उसका केयर टेकर होगा। ठीक, केयर टेकर ज़्यादा मजे उठा लेते हैं हवेलियों के। ठीक, तो हवेली का जो भी केयर टेकर है उस पर वही उससे इनकम कलेक्ट कर रहा होगा और वो इस पे जीएसटी का पेमेंट करेगा। और अगर डेथ ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन हो जाए तो उसके खिलाफ कोई डिमांड एंड रिकवरी का ऑर्डर आ जाए तो वो तो चला गया भगवान के पास, तो उसकी लीगल हायर देंगे क्या? डिमांड एंड रिकवरी बिल्कुल लीगल हायर देंगे, पर टिल द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी रिकवर फ्रॉम प्रॉपर्टी कमिंग एज फ्रॉम दैट पर्सन। मतलब अगर किसी के पिताजी चले गए, पिताजी के खिलाफ आ गया डिमांड ऑर्डर, तो बेटे जी कहाँ तक लायबल है पे करने के लिए? जितनी प्रॉपर्टी एंसेस्टर से मिली है, पिताजी से जितनी प्रॉपर्टी मिली है ना, उतने अमाउंट का ही क्या करेगा? वो टैक्स जमा करा सकता है उस प्रॉपर्टी को बेच के। खुद की प्रॉपर्टी बेच के बाप की लायबिलिटी जमा नहीं कराएगा। ठीक है ना? HUF AOP BOI में
पर्दा हटा दो, कॉर्पोरेट वेल हटा दो, कर्ता भी बराबर मेंबर भी बराबर है ना, कर्ता मेंबर सभी सब क्या है, लायबल है पे करने के लिए जॉइंटली एंड सेवरली। एओपी बीओएफ एचओए में ऑल मेंबर पे करने के लिए लायबल है डायरेक्ट जॉइंटली एंड सेवरली। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में एबीसी कंपनी से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से एबीसी कंपनी बन गई, तो क्योंकि सी इसमें नहीं है तो ए बी और सी तीनों ही आपके क्या है, ए एंड बी लायबल टू पे टैक्स अगर पैन चेंज हो गया तो। ये सब आपका यहाँ से आपका खत्म होता है, डिमांड चैप्टर की समाप्ति होती है इसी के साथ। अब कर लेते हैं आज का आखिरी चैप्टर अपील्स, और इसके बाद मैं बहुत ही थक गया हूँ, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल। अपील्स भी कल ही पढ़ ले क्या? नहीं बच्चों, चलो एक काम करें, 2 मिनट का गैप ले लेते हैं, तुम भी 2 मिनट घूम आओ, मैं भी 2 मिनट यहीं बैठा हूँ, मैं तो कहाँ जाऊँगा घूमने। अपील्स पढ़ा देते हैं अपन। अपील्स पढ़ने आने से पहले मैं 2 मिनट का इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, कि तुम मुंह धो के पानी वानी पी के आ रहे हो मेरे पास। वैसे तो मैंने तुम्हें ज़्यादा थकाया नहीं है, पर फिर भी चलो दिया तुम्हें टाइम। छोटा सा चैप्टर है अपील, 1 पेज का चैप्टर है यार, 1 पेज का। अभी खत्म हो जाएगा, अभी 15 से 20 मिनट में अपील्स खत्म, फिर भी 2 मिनट दिए जाओ। अपील भैया शुरू करेंगे अपील चैप्टर। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, सारे वापस आ जाओ अपनी सीट्स पे। हाँ, और बताओ कैसे हो बच्चों? डर लग रहा है एग्जाम्स का? नहीं सर, आपसे पढ़े हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा है आपने, लॉजिकल स्टडी करी हमने, रटा तो बिल्कुल है ही नहीं। ये जरूर लग रहा है कि हम सर रैंक आएगी नहीं आएगी, पास होने का तो कोई डर ही नहीं है हमें। अच्छा, ऐसे ही बच्चे आते कि इतना झूठ तो मत बोलो यार। चलो, अपील्स क्या होती है सर? आप बैठे हो, दूसरी साइड डिपार्टमेंट बैठी है, आपकी और डिपार्टमेंट में कोई बहस हो गई, मतलब अभी अपन ने पढ़ा डिमांड का केस, आपके खिलाफ डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड ऑर्डर निकाल दिया, आप उसको पे करने के इच्छुक नहीं हो, आपको लगता है तो गलत बात है, फालतू का डिमांड ऑर्डर आ गया है, जितनी मेरी टैक्स लायबिलिटी थी जमा करा चुका हूँ, और ये फालतू की बकवास एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड आई है डिपार्टमेंट से। कोई तो दरवाजा होना चाहिए जहाँ पे तुम्हें साफ मिले हैं। अगर दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो आपका कर्मा का दरवाजा खुला रहता है ना, कर्मा रिवर्ट बैक। ऐसे ही कोई तो दरवाजा होना चाहिए ना आपके पास जहाँ पे तुम जा सको और तुम्हारे खिलाफ जो गलत हुआ है वहाँ पे अपील कर सको। हाँ सर, वो है जुडिशरी का दरवाजा, अपील्स का दरवाजा वो है जहाँ पे दोनों ही पार्टी जा सकती है, चाहो तो आप चाहे तो डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट तो हमारे साथ गलत करता है, डिपार्टमेंट से गलत होता थोड़ी ना है जो वो पेनल्टी में चला जाएगा, वो अपील्स में चला जाएगा। अरे डिपार्टमेंट भी जा सकती है, अभी आपको समझाएंगे क्यों। अभी आपको जितना समझ में आता है कि हाँ सर हम तो जा ही सकते हैं, ठीक, तो तुम्हारा पहले समझ लेते हैं। अगर तुम क्या पे हो सर? यहाँ पे है। अगर तुम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब डिपार्टमेंट की किसी भी ऑर्डर से ग्रेवियंस रखते हो, पीड़ित हो, विक्टिम हो, तो आप कहाँ जा सकते हो? अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। तो टाइम पीरियड 3 महीने और 1 महीने, एक्सटेंडेड टाइम 1 महीने का दे रखा है कि 3 महीने प्लस 1 महीने एक्सटेंशन टाइम के अंदर अपीलेट अथॉरिटी के पास चले जाओ अगर तुम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर इन ओरिजिनल से पीड़ित हो। ठीक है सर, जाके करे क्या? अरे जाके बताओ कि सर इतना का डिमांड ऑर्डर मेरे पास मेरे अगेंस्ट आ चुका है, जबकि ये बनता ही नहीं था, अपना केस लड़ो। सर जाने से पहले कुछ कंडीशन है क्या? बिल्कुल कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कुछ प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, प्री डिपॉजिट ऑफ टैक्स एसएससी को करना पड़ेगा, है ना? प्री डिपॉजिट ऑफ एसएससी को टैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्री डिपॉजिट कितना अमाउंट हो जाएगा? प्री डिपॉजिट से 2 अमाउंट हो सकते हैं, 2 अमाउंट हो सकते हैं। प्री डिपॉजिट में क्या अमाउंट है सर? एक तो वो अमाउंट जो खुद मैं मानता हूं कि हाँ इतना पैसा तो मेरे को जमा कराना है, उसका तो 100% आपको अमाउंट जमा कराना ही होगा। ठीक है, उसका तो आपको 100% अमाउंट जमा कराना होगा। ऊपर से जैसे मानो 2 करोड़ की लायबिलिटी निकल के आई है ओरिजिनल ऑर्डर इन ओरिजिनल में, आपने बोला हाँ 1.5 करोड़ तो मैं मानता हूँ जमा कराना है, 50 लाख रुपए मेरे से एक्सेस मांग रहे हो, तो जितना एक्सेस मांग रही है सरकार उसका कितना 10% जमा करा दो। मतलब 50 लाख का 10% 5 लाख रुपए, तो 1.5 करोड़ तो तुम भी मानते हो, तो 1.5 करोड़ तो पूरा जमा कराओ। अपील में जाने से पहले 1.5 करोड़ तो पूरा जमा कराओ और 5 लाख रुपए और जमा करा दो। 5 लाख इसका डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10% भी तुम्हें जमा कराना पड़ेगा, तभी तुम अपील दाया कर सकते हो, मतलब पेज लगा सकते हो अपनी, है? तुम्हारी अपील एंटरटेन नहीं होगी प्री डिपॉजिट की कंडीशन से पहले, तो प्री डिपॉजिट तुम्हें करना पड़ेगा। 3 महीने और 1 महीने का टाइम दे रखा है। ठीक है, और इस कहाँ जा सकते हो? फिर अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। आपका बात नहीं बनी,
आपकी बात अपीलेट अथॉरिटी पे नहीं बनेगी, आप केस हार गए, तो क्या आप कहाँ जाओगे सर? फिर आप सीधे जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में। सर ये क्या लिख रखा है बीच में? रिव्यू बाय कमेटी, यहाँ पे लिख रखा है रेसिडुअल अथॉरिटी। क्या है ये? अरे ये मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये डिपार्टमेंट के लिए है। डिपार्टमेंट के लिए आएगा जब मैं बताऊंगा ना मेरे बच्चों। अभी तो तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम ऑर्डर इन ऑरिजिनल से, एजुकेशन घोटाले के ऑर्डर इन ऑरिजिनल से पीड़ित हो, है ना, दर्द महसूस कर रहे हो, तो कहाँ जाओगे? अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओगे। 3 महीने प्लस 1 महीने के अंदर अंदर खुद का 100% टैक्स का अमाउंट जमा करा के, जो तुम एक्सेप्ट करते हो, डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10%, ये प्री डिपॉजिट की कंडीशन जमा करा के आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। अपीलेट अथॉरिटी पे आप केस हार गए, आपकी बात नहीं सुनाई गई, आपके अगेंस्ट में फैसला आ गया, तो आप अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। सर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का टाइम वही 3 महीने प्लस 3 महीने, वहाँ पे एक्सटेंशन 1 महीने का था, यहाँ पे एक्सटेंशन 3 महीने का है। प्री डिपॉजिट की कंडीशन यहाँ पे भी है क्या? कैसे होगी? पैसा जमा करा के आओगे अपीलेट अथॉरिटी पे, तभी तो अपीलेट ट्रिब्यूनल पे आओगे, तो फिर तो प्री डिपॉजिट की कंडीशन सर यहाँ होगी ही नहीं। क्यों, क्या लगता है सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो सर, पर फिर भी हो सकता है ना, मतलब आप तो अपीलेट अथॉरिटी के पास गए हो, पैसे कम कराने उन्होंने बढ़ा दिए हो, उन्हें ऑर्डर इन ऑरिजिनल को अमेंड करके बढ़ा दिया हो, तो बढ़ा दिया होगा तो प्री डिपॉजिट की कंडीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए आ जाएगी। एडिशनल अमाउंट का देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, 20% जमा कराना पड़ेगा, ठीक है ना, एडिशनल प्री डिपॉजिट और जमा कराने पड़ेगा। अगर यहाँ से डिमांड अमेंड कर दी गई होगी, बढ़ा दी गई होगी, तो बढ़ी हुई डिपार्टमेंट का 20% तुम्हें जमा कराना होगा, क्योंकि ओरिजिनल का तो 10% जमा करा ही चुके हो, अब बढ़ी हुई का 20% और जमा कराना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने से पहले। तो टाइम क्या है? 3 महीने प्लस 3 महीने। किसका? असीसी का। असीसी जा रहा है अभी, डिपार्टमेंट को भी ले जाएंगे, पर अभी पहले कौन जा रहा है? असीसी से। 3 महीने पे 3 महीने का लिखा हुआ है, देखो ये 3 महीने पे 3 महीने लिखा हुआ। प्री डिपॉजिट पे एक मैक्सिमम कैप भी था, यहाँ था 25 करोड़ रुपए, यहाँ था 50 करोड़ रुपए। अपीलेट अथॉरिटी पे जाने के लिए 25 करोड़ रुपए, अपीलेट ट्रिब्यूनल जाने के पास 50 करोड़ रुपए। सर अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या होता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल में बच्चों 2 बेंचें बैठती है, एक का नाम होता है स्टेट बेंच, एक का नाम होता है नेशनल बेंच, है ना। सारे ना मतलब स्टेट बेंच में रीजनल बेंचेस भी होती है, नेशनल बेंच में एरिया बेंचेस भी होती है। सर स्टेट बेंच में कौन से मुद्दे जाते हैं, नेशनल बेंच में कौन से मुद्दे जाते हैं? मतलब यहाँ से केस हार गए तो नेशनल बेंच में मुद्दा जाएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल की नेशनल बेंच में मुद्दा जाएगा, या अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच में मुद्दा जाएगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कोई भी बात हुई तो वो नेशनल बेंच में जाएगा, क्योंकि वो IGST का लॉ है, और अगर कोई भी अदर केस हुआ तो वो स्टेट बेंच में जाएगा। स्टेट बेंच में गया और हार गए तो फिर हाई कोर्ट में जाना, और अगर नेशनल बेंच में गए हार गए तो हाई कोर्ट में जाना है क्या? नहीं सर, तो सिर्फ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि नेशनल बेंच आपके हाई कोर्ट लेवल की जुडिशिकेशन पावर रखती है, इसलिए अगर नेशनल बेंच में हार गए तो बराबर की चीज में नहीं जाओगे, ऊपर की जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। पर जो स्टेट बेंच है वो एरिया बेंच से छोटी होती है, आती दोनों अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर है, पर वो स्टेट बेंच एरिया बेंच से छोटी होती है नेशनल बेंच से, इसलिए स्टेट बेंच से अगर हार गए तो हाई कोर्ट में जाओगे, और हाई कोर्ट से हार गए तो कहाँ जाओगे? अरे हाई कोर्ट से हार गए तो ऑफ कोर्स ओनली एंड वन कोर्ट रिमेन्स, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। ये आपकी हिरार्की है अपील्स की, कैसे कैसे जाते हैं। सर ठीक है, आपने बताया था 3 महीने प्लस 1 महीने, 3 महीने प्लस 3 महीने, पर अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी हार गए तो हाई कोर्ट पे जाने की समय सीमा कितनी है? 180 दिन। एक्सटेंशन सर जितना हाई कोर्ट चाहे, उतना एक्सटेंशन दे सकती है। ठीक है सर। कुछ प्री कंडीशन हाई कोर्ट में जाने से पहले कुछ पैसा वैसा जमा कराना होगा। हाँ सर जमा कराना होगा। क्या लिख रखा है? गवर्नमेंट ड्यू टू बी पेड फर्स्ट, है ना। गवर्नमेंट के सारे का सारा पैसा आपको पहले जमा कराना होगा हाई कोर्ट में जाने से पहले, उसके बाद ही आपका क्या है केस दायज को मतलब वो क्या कहते हैं उसको, केस दाखिल हाई कोर्ट में आपका केस लिया ही जब जाएगा जब आप सारा का सारा टैक्स अमाउंट जमा करा दोगे। हाई कोर्ट में इफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो भी जाया जा सकता है, सब्सटेंशियल मैटर ऑफ फैक्ट में नहीं जाया जा सकता। विद इन 180 डेज प्लस एक्सटेंशन विद फी, एक्सटेंशन जितना डिपार्टमेंट आपका हाई कोर्ट चाहे। हाई कोर्ट शैल बी डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ नॉट फॉर्मेटेड बाय 2 और मोर जजेस, मतलब हाई कोर्ट में फैसला मेजोरिटी से लिया जाएगा। अगर 2 जज हैं, 3 जज हैं तो 2 ने जो फैसला दिया उस पर माना जाएगा। अगर 2 जज हैं तो 1 और बुलाया जाएगा, अगर 4 जज हैं तो 1 और बुलाया जाएगा। मतलब इवन नंबर तो नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर ही होना चाहिए। ठीक है। खत्म क्या सर? अपील आपका बच्चों खत्म सर, हो ही नहीं सकता। हाँ थोड़ा सा और बच रहा है, वो सुन लो तुम। डिपार्टमेंट भी अपील में जा सकता है सर, डिपार्टमेंट अपील में जाएगा ही क्यों? हमें तो बात समझ में नहीं आई, हम खड़े होके जा रहे हैं। नहीं बैठो मेरे बच्चों, बात बैठो, मैं अभी समझा देता हूँ, तुम्हारी नाराजगी अभी दूर कर देता हूँ। डिपार्टमेंट भी अपील में जा सकता है सर। डिपार्टमेंट को क्या जरूरत है? डिपार्टमेंट तो निकाले एक पेन कॉपी निकाले और हमारे मुंह पे मार दे डिमांड ऑर्डर कि इतने रुपए जमा कराओ,
हाँ डिपार्टमेंट तो करता है, ऐसा ही है। तो जैसे उसको चाटा ही मारना है तो पूछने के जाना है, मतलब वो चाटा भी मारेगा और बोलेगा मेरे साथ गलत हो गया। अरे अपील का दरवाजा तो जब ही है ना मेरे साथ गलत हो गया, मतलब उसने चाटा मारा फिर भी बोले हाँ गलत हो गया, हाँ बिल्कुल, मतलब गलती से उसको मारने थे 2 चाटे और एक ही मारा ना तुम्हें, तो दूसरा मारने के लिए अपील में जाना पड़ेगा। सर ये क्या बात हुई? हाँ सर बिल्कुल यही बात हुई, मतलब ऐसा होता है। अब देखो लॉजिकली सुनो, हंसी मजाक नहीं। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में कई सारे ओहदे पे कई लोग बैठे हैं, कोई नीचे बैठा है, कोई सुपर कमिश्नर बैठा है, उसके ऊपर चीफ कमिश्नर बैठा है, उसके ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर बैठा है, ऐसे ओहदे हैं ऊपर एक से एक। हाँ सर, आपके खिलाफ 5 करोड़ की डिमांड ऑर्डर पकड़ में आई नीचे वाले ऑफिसर को। नीचे वाले ऑफिसर ने आपको कहा, नीचे वाले ऑफिसर ने आपको कहा कि असीसी साहब ऐसा है 5 करोड़ रुपए की डिमांड ऑर्डर बनती है, पर अगर 50 लाख मेरे घर पहुंचा दोगे ना तो 1 करोड़ का डिमांड ऑर्डर निकालूंगा। मतलब रिश्वत खा के काम कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, होता ही है। हो क्या सकता है, ऐसा ही होता है। तो आप तो 1.5 करोड़ में, जहां 5 करोड़ रुपए लगने थे वहां 1.5 करोड़ में छूट गए। हाँ सर, अभी ये बात प्रिंसिपल ऑफिसर को पता लग गई, बड़े वाले ओहदों को, कि यार इस केस में तो डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट की जेब में 5 करोड़ आने चाहिए थे, 1 करोड़ ही कैसे आए? अब वो थोड़ा बोलेगा क्योंकि 50 लाख मेरी जेब में आ गए इसलिए 1 करोड़ ही आए। तो अब प्रिंसिपल ऑफिसर को लग रहा है कि भैया गलत हो गया डिपार्टमेंट के साथ, जहां 5 करोड़ डिपार्टमेंट की जेब में आने चाहिए थे वहां 1 करोड़ ही आए। तो इसके लिए, इसलिए वो कहा जा सकता है आपके अपील में जा सकता है, क्योंकि सर वो बोलेगा अपील में जाके कि हमारे निचले ऑफिसर ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड ऑर्डर बनाई थी, जो कि मुझे लगता है प्रिंसिपल कमिश्नर को जो 5 करोड़ होनी चाहिए थी, तो मैं और अमेंड करना चाहता हूं अपने ऑर्डर को, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया मेरे को अमाउंट बढ़ाने दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो डिपार्टमेंट के पास, अपील अथॉरिटी के पास जाने की समय सीमा कितनी है सर? इसके पास समय सीमा है 6 महीने प्लस 1 महीने। सर प्री डिपॉजिट की कंडीशन कुछ नहीं, डिपार्टमेंट प्री डिपॉजिट कराएगा, ठीक। तो 6 महीने बस यहाँ पे टाइम पीरियड जमा कराना है। अगर 6 महीने निकल गए तो फिर सीधे अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी पे नहीं गया, फिर भी यहाँ पे कहता दिए 3 साल और दिए। 6 महीने तो निकल जाने, तो फिर भी 3 साल तक तुम रिवीजन अथॉरिटी के पास भी आ सकते हो। और यहाँ से हार गए या यहाँ से हार गए तो कहाँ जाओगे? आपका फिर रिव्यू कमेटी रिव्यू करेगी कि केस ऊपर ले जाने लायक भी है क्या। डिपार्टमेंट से बोलेगी लड़े मत फालतू, एक बात तो कर सर, मेरी बात साथ समझो कि फालतू मत लड़े जाओ। हो सकता है केस 10-20 लाख का और आप ऊपर से ऊपर जाके डिपार्टमेंट का वक्त जाया कर रहे हो। अरे लाओगे 10 लाख, खराब कर दोगे 50 लाख, ठीक। इसलिए रिव्यू कमेटी रिव्यू करेगी। अब दोनों जगह से केस हार जाने के बाद, या तो अपीलेट अथॉरिटी, या दोनों नहीं, या रिवीजन अथॉरिटी, क्योंकि 6 महीने तक चला गया तो अपीलेट अथॉरिटी, 6 महीने के बाद 3 साल तक चला गया तो रिवीजन अथॉरिटी। दोनों में से किसी जगह एक डिपार्टमेंट केस हार गई तो रिव्यू कमेटी रिव्यू करेगी कि केस ऊपर ले जाने, अपीलेट ट्रिब्यूनल तक ले जाने लायक है भी या नहीं है। और रिवीजन कमेटी बोलती है कि हाँ भाई ले जाओ, तो फिर डिपार्टमेंट के पास कितने समय का टाइम है? 3 महीने प्लस 3 महीने नहीं, यहाँ पे 6 महीने हैं। फिर वो 6 महीने में केस कहाँ ले जाएगी? अपीलेट ट्रिब्यूनल ले जाएगी। वहां से हार जाने के बाद वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला चक्कर चलता रहेगा, ठीक है सर। यही आपका अपील्स का चैप्टर था। और कुछ है क्या इसमें? नहीं सर, और भी कुछ इसमें चैप्टर में नहीं है, बस इतना ही इजी चैप्टर था। बाकी ये कुछ नॉर्मल बातें, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, मैं सब आपको पढ़ा देता हूँ। अगले 5 मिनट में चैप्टर खत्म होने वाला है। बड़ा सा रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, 10 मुंह में से 9 मुंह गिर चुके हैं, बस आखिरी मुंह गिराना बाकी है, फिर राम जी की होगी रावण पे जीत। अब लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन, पावर एंड फंक्शन एक्सरसाइज डिस्चार्ज बाय द नेशनल प्रेसिडेंट स्टेट। मतलब क्या सर इस लाइन में छुपा के क्या कह रहा है? मैं तो मतलब बताता हूँ, पढ़ते रहना तुम। इसमें लिखा हुआ है कि आपके प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है सर, ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है। हाँ इतना लिखा हुआ है। डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन मेजोरिटी, बताया था मेजोरिटी रूल पे जाएगा। प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट के हिसाब से जुडिशियल प्रोसीडिंग चलेगी, यहाँ पे क्रिमिनल के नहीं, सिविल कोर्ट के हिसाब से। पावर टू रिफ्यूज केस अप टू, मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं, 50,000 से नीचे किसी को बोलती है भगा, अरे भगा, 50,000 से नीचे का केस है तो आना मत, मुंह मत दिखाना। हमारा टाइम इतना सस्ता है क्या कि 50,000 से छोटा का केस हमारे पास लिया है? मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो 50,000 से नीचे के केस को रफा दफा कर सकती है। रेक्टिफाई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड विद इन 3 मंथ। अगर उन्होंने रिकॉर्ड ऑर्डर पास कर दिया और ऑर्डर पास करते हुए भी गलती से कुछ लिख दिया जो दिख रहा है गलती से हो गया, उसको 3 महीने के अंदर सुधार सकती है कोई सी भी डिपार्टमेंट। बस यही था आपका अपील्स का चैप्टर। सर झूठ मत बोलो, कुछ ना कुछ तो बचाओगे जो आपने सब छुड़ा दिया। नहीं बच्चों, सच में इतना ही है। अपॉर्चुनिटी ऑन बिंग हट देंगे। ऑर्डर टाइप, इवन ऑर्डर टाइप विल बी रिटर्न एंड, ऑर्डर टाइप मतलब यहाँ से भी कोई भी ऑर्डर आया वो रिटर्न में होगा, सारी पार्टी को कम्युनिकेट कर जाएगा। एडजमेंट मैक्सिमम 3 पॉइंट होगा। ग्राउंड्स ऑफ अपील, इन अपील फर्स्ट अपील कैन बी टेकन इवन इफ ऑलरेडी नॉट मेंट इन ग्राउंड ऑफ अपील। अगर इन अपील एट द रेट फर्स्ट अपील अथॉरिटी, मतलब आपने अपील्स में कुछ रीजंस बताए थे और फिर एडिशनल ग्राउंड्स बता सकते हो कि हाँ बता सकते हैं। नो फीस फॉर मेंबर ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, ये क्या होता है अभी बताएंगे। स्टे पीरियड एक्सक्लूड करा जाएगा। इंटरेस्ट
प्री डिपॉजिट फ्रॉम पेमेंट डेट टू रिफंड डेट 6% से रेफर जाएगा, मतलब प्री डिपॉजिट पे अगर तुमने जमा करा दिया और केस आ गया तुम्हारे हक में, तो जो तुमने प्री डिपॉजिट जमा कराया था उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाएगा @6%। कम्युनिकेशन ऑर्डर सबको कम्युनिकेट किया जाएगा, नॉन फाइलिंग है ना, ऑफ डिपार्टमेंट अपील इन स्मॉल केसेस प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट छोटे केस में अपील दायर नहीं करती है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू भी है कि लड़ो मत, कई बार लड़ना बेवकूफ़ी होती है। नॉन फाइलिंग ऑफ अपील्स अगेंस्ट फॉलोइंग, मतलब ऐसे बोल रही है, मतलब इन केसेस में, पिक्स के केस में, क्या पेज नंबर है ये 221.4 ना, मैं बता देता हूँ। पिक्स के केस में कोई भी अपील्स हो ही नहीं सकती। पिक्स क्या सर? पी से है आपका प्रोसिक्यूशन, अगर आप पे एक बार प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया तो फिर इस चैप्टर में कोई भी अपील नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूशन में कानूनी कार्रवाई, ठीक है। आई से सर इंस्टॉलमेंट, वो ऊपर पढ़ा था ना मैंने, डिमांड रिकवरी में 24 इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, डिपार्टमेंट ने आपको 10 इंस्टॉलमेंट दी, आप बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे को तो पूरी की पूरी 24 इंस्टॉलमेंट मिलनी चाहिए, अपील में चलेगा नहीं, इसके खिलाफ भी कोई अपील नहीं हो सकती। सी से चार्ज, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, अब दूसरा ऑफिसर आपका केस देख रहा है, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो पहला वाला ऑफिसर पसंद था, वो मेरे से प्यार से बात करता था, तो पुराने वाले ऑफिसर के पास बात लाओ, इसलिए मैं अपील लगा रहा हूँ। नहीं नहीं भैया, चार्ज किसी का भी कभी भी गवर्नमेंट ट्रांसफर कर सकती है, आपको डिपार्टमेंट से मतलब है, तो चार्ज अगर चेंज हो जाए बीच में किसी ऑफिसर का, उसके खिलाफ भी कोई अपील नहीं हो सकती। एस से है सीजर, अगर आपके गुड्स का सीजर हो गया तो उसके खिलाफ भी कोई अपील नहीं हो सकती। बाउंडिंग क्या होती है? एवरी ऑर्डर पास बाय अंडर दिस चैप्टर विल बी बाउंड टू दिस पार्टी, मतलब बाउंड क्या है? जो भी आप में कोर्ट आपका ऑर्डर पास करेगी वो बाउंडेड तो होगा ही ना दोनों पार्टी पे सर, बिल्कुल। फीस अप टू 1000 से 25,000 तक लगा सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है बच्चों? जहां से आपने किसी के खिलाफ अपील दायर करी, अपील मिलते ही अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करते हैं? दूसरी पार्टी को बोल देते हैं कि भैया तेरे को इसके खिलाफ, तेरे को इसके खिलाफ कुछ बोलना है तो बोल दे, क्योंकि इसने तो तेरे खिलाफ कुछ बोला है, ठीक है। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन में अगर उसको क्रॉस ऑब्जेक्शन करना होगा, क्रॉस ऑब्जेक्शन, बचाव नहीं, ऊपर से उल्टा उंगली उठानी होगी, इसने तो तेरे पे उंगली उठाई है, तेरे को भी उठानी है, बस डिफेंस करना है। उंगली उठाने को आपस में दोनों एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। खत्म सर, खत्म 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 खत्म, बस खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है। ये 107 108 यही अपन ने धीरे धीरे पढ़े हैं। तो आज आपका अपील्स का चैप्टर खत्म होता है, डिमांड रिकवरी का चैप्टर खत्म होता है। आपका बच रहा है क्या क्या सर? बस एक पेनल्टी बच रहा है और एक असेसमेंट बच रहा है आपका। कल मैं इस 2 चैप्टर को भी आपको आपके रिवीजन क्लासेस दे दूंगा। रिफंड, हाँ रिफंड का, पेनल्टी का और एडवांस रूलिंग ऑडियो इंस्पेक्शन, ये चारों चैप्टर के आपको रिवीजन क्लासेस कल की कल मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बच्चों, है ना। क्लासेस देखते रहना, मन लगा के पढ़ते रहना, और कोई भी डाउट आए तो आप मेरे से मेरे फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हैं जो कि मैंने आपको दे रखे हैं। और वीडियोस के एंड में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। यही सर देखो, अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप ये भी बता सकते हो, पर अच्छी लगी तो जरूर बताना, है ना। यही मेरे लिए मतलब आपसे कम्युनिकेशन करने का तरीका, मेरे पास लाइक और डिसलाइक ही है, ठीक। आपके कमेंट्स हैं जिस तरह से मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मेरे को पता लगता है कि मैं एक्चुअली कैसा काम कर रहा हूँ। तो थैंक यू बच्चों, आपसे मिलते हैं कल एक नई रिकॉर्डिंग सेशन के साथ, नए रिवीजन लेक्चर के साथ। बाय बाय बच्चों, बाय सर, बाय।